नमस्कार। दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों के सफल किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ताकि आप उनकी कामयाबी की दास्तान को जानकर उनसे प्रेरित हो सके, आप भी खेती के क्षेत्र में कुछ अलग कर सके। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लुधियाना पंजाब में। वहां पर सफलतापूर्वक मधुमक्खी पालन कर रहे जगजीत सिंह कपूर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। वैसे तो माना जाता है कि मधुमक्खी पालन करना बहुत आसान होता है और यही जगजीत सिंह कपूर ने भी किया है, लेकिन इस व्यवसाय के लिए कई भ्रांतियां भी मन में होती हैं। तो आइए किस तरह से इन भ्रांतियों को दूर करते हुए हमारे आज के सफल किसान ने इस व्यवसाय में सफलता हासिल की है, इन्हीं से जानते हैं। न चेहरे पर कोई मुखौटा और ना ही सुरक्षा का कोई इंतजाम। भिन भिनाती लाखों मधुमक्खियों के बीच यही एक अनुभवी शख्स है जिसे इन मधुमक्खियों के काटने का डर नहीं सता रहा है, वरना हर किसी ने इन मधुमक्खियों के डंक से बचने का इंतजाम कर रखा है। लग रहा है जैसे मधुमक्खियां इस बुजुर्ग की आंखों का इशारा समझती हूं, इनकी भाषा को समझती हूं या फिर इन्हें पहचानती हूं। इस बात पर हो सकता है आप यकीन ना करें, लेकिन आपको ये बात तो जरूर माननी होगी कि ये शख्स मधुमक्खियों की भाषा और भाव को समझते हैं और शायद इसीलिए हनी किंग के नाम से मशहूर और देश के लाखों मधुमक्खी पालकों के लिए महानायक हैं जगजीत सिंह कपूर। बल्कि हिंदुस्तान के 2 लाख से ज्यादा किसानों को जगजीत सिंह कपूर ने अपनी आंखों के सामने बड़ा बनते देखा है, उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। पारंपरिक खेती करने वाले जो किसान जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे, उनके पास आज लाखों की संपत्ति है और ये सब संभव किया जगजीत सिंह की मधुमक्खियों ने। किसानों की जो फसल है, फसल को इतना बढ़ावा देती है कि जो फसल उगती है वो 30-35% बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे जो है लीची है, एलमंड्स हैं, एप्पल्स है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, इन सब फूलों के ऊपर काम करती है और सबको बढ़ावा देती है और किसान को तो डबल कमाई होती है। जो किसान मक्खी पालता है वैसे तो उसको जिम्मेदारी में इतना भी पैसा नहीं आता कि वो साइकिल भी रख सके, वो सिर्फ लेबर ही करता है। अगर मधुमक्खी का काम करे तो उसको इतना बेनिफिट मिलता है। वो किसान जिन किसानों ने शुरू किया वो साइकिल छोड़ के आज कारों में घूमते हैं और जहाज़ों में घूमते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं, इतना काम किया। लेकिन मधुमक्खी के छत्ते में लिपटी शहद सी जिंदगी की ये मिठास यूं ही नहीं आई। यूं ही नहीं 10,000 से 400 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए जगजीत सिंह। इस महानायकी के लिए खूब पसीना बहाया है जगजीत सिंह कपूर ने। शुरुआत 1978 से हुई। जो मधुमक्खियां शहद के रूप में आज सोना उगल रही हैं, इन्हें पालने का हुनर जगजीत सिंह ने लुधियाना में पंजाब कृषि विद्यालय से सीखा। ये वो दौर था जब मधुमक्खी पालन के बारे में देश के किसानों में जागरूकता नहीं थी। उन्हें नहीं मालूम था कि मधुमक्खी पालन भी किसानों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन हनी किंग के नाम से मशहूर जगजीत सिंह ने मधुमक्खियों में अपना भविष्य देख लिया था। इटालियन बीज की शुरुआत मैंने 1978 में की। 78 में मैंने ये शुरुआत की। मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से उस टाइम पे कोर्स किया था मधुमक्खी का।
उस टाइम पे मधुमक्खी जो थी वो यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी थी और थोड़े ऐसे बक्से थे उनके पास 500-600 बक्सा, और वो यूनिवर्सिटी वाले दूसरों के खेतों में रख के वो उसकी करते थे, डेवलपमेंट करते थे। जब मैंने 78 में की उस टाइम पे मक्खी उन्होंने बी कीपर्स को दे दी। जिन बी कीपर्स को दी वो बी कीपर ज़्यादातर छोड़ गए। मुझे भी बोला गया भी आप भी मक्खी ले लो, फ्री से ले लो। मैंने कहा मैंने फ्री में मक्खी नहीं लेनी, अगर फ्री में ली तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। मैंने मक्खी खरीद के शुरू की, क्योंकि खरीद के शुरू की तो मुझे था भी ये मक्खी खरीदी है, इससे कुछ पैसा आना चाहिए। उस टाइम पे हनी की मार्केट तो थी नहीं। बाजार वाकई बड़ी चुनौती थी, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने जगजीत सिंह कपूर को पहले ही सिखा रखा था कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हार नहीं मानना है। कामयाबी ने कदम चूमने से पहले चुनौतियों से लड़ना सिखाया। मधुमक्खी को पालना और शहद निकाल लेने भर की बात होती तो बात अलग थी। जगजीत सिंह को तो दुनिया के दूसरे देशों को दिखाना था कि हिंदुस्तान के इस किसान में कितना दम है। जो चुनौती सामने आई, जगजीत सिंह ने उसे स्वीकार किया और अपने स्तर पर उन चुनौतियों से लड़ाई लड़ी। निर्यात की पहली शर्त होती है क्वालिटी। विदेशी कभी गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। ऐसे में हिंदुस्तान से विदेश पहुंचे शहद को सबसे पहले कसौटी पर खरा उतारना था। दुनिया के 41 देशों को शहद निर्यात करने के लिए उत्पादन भी एक बड़ी चुनौती था। मधुमक्खी पालकों को जोड़ना, उन्हें अच्छे किस्म का शहद बनाने के लिए प्रशिक्षण देना और फिर उनके शहद को खरीदकर विदेशों में निर्यात करना, यही जगजीत सिंह कपूर का बिजनेस मॉडल था। दस बॉक्स से शुरू हुआ सफर 50,000 बॉक्स तक पहुंच चुका था। जगजीत सिंह 100 से भी ज्यादा किस्मों का शहद तैयार करते हैं। उसमें ऑर्गेनिक हनी यानी जैविक शहद भी शामिल है और इसके लिए वो मधुमक्खियों को माइग्रेट यानी प्रवास भी कराते हैं। दरअसल हनी में फ्लोरा का बड़ा महत्व है। सरसों के फूलों का रस पीकर मधुमक्खी जो शहद बनाती है, वो लीची के फूलों का रस पीकर बनाया गया शहद से बिल्कुल अलग होता है। ऐसे ही कश्मीर में सेब के बागानों में रखे शहद के बक्से अलग तरह के शहद का उत्पादन करते हैं। इसी लिहाज से हिमाचल के डोडा में बना चिचड़ी शहद पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ऑर्गेनिक हनी हम पैदा करते हैं, कश्मीर में लेके जाते हैं। मक्खी को हम माइग्रेशन भी करते हैं, जहाँ पंजाब से ले जाते हैं, राजस्थान ले जाते हैं सरसों के ऊपर। सरसों के बाद हम इसको लीची पे लेके जाते हैं। लीची के बाद मल्टीफ्लोरा जम्मू में लेके जाते हैं, फिर कश्मीर में लेके जाते हैं। कश्मीर में अकेशिया का शहद निकालते हैं, किक्कर का शहद निकालते हैं। उसके बाद वो जो एरिया है ऊपर पहाड़ों में डोडा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ जाके हम दूसरा अकेशिया छिछड़ी का शहद निकालते हैं, जो विच इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड। मधुमक्खी पर महारत हासिल कर चुके इस महानायक के लुधियाना में मौजूद दफ्तर में आपको शहद की एक से बढ़कर एक किस्में नजर आएंगी। जिंजर हनी टी, ऑरेंज हनी टी, तुलसी और सेफ्रॉन हनी उसी दिशा में बढ़ते कदम हैं। रानी मक्खी द्वारा बनाया गया रॉयल जेली सेहत और पौरुष के लिए अचूक है, जिसका विदेशों में बड़ा बाजार बन रहा है। दरअसल अपने उत्पाद के लिए भविष्य की योजना बनाने में माहिर हैं जगजीत सिंह कपूर।
और ये सब उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है। आज भी वो साल के 365 दिन मधुमक्खियों के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं। तो ये थे हमारे सफल किसान जगजीत सिंह कपूर। और भी सफल किसान हैं जिनसे करवाएंगे आपकी मुलाकात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब वक्त है रुख करने का सोनीपत हरियाणा का। यहाँ पर रहते हैं हमारे कामयाब किसान पवन कुमार। ये अपने क्षेत्र में मिश्रित खेती कर रहे हैं। जी हाँ, मिश्रित खेती जो कई फसलों से मिलकर बनती है। केवल एक ही फसल की उपज नहीं ले रहे, कई फसलें ये अपने खेत में उपजा रहे हैं और इससे अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं। तो किस तरह से इन्होंने फसलों का चयन किया है और किस तरह से प्रबंधन कार्य कर रहे हैं जिससे ये सफलता हासिल की है, आइए इन सवालों के जवाब हमारे सफल किसान से ही जानते हैं। हरियाणा राज्य का एक जिला है सोनीपत। इसे पहले स्वर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। सोनीपत से कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है मनौली। इस गांव के किसान कुछ साल पहले तक परंपरागत फसलों यानी गेहूं और धान के सहारे ही जिंदगी गुजार रहे थे, इस उम्मीद पर कि शायद उनके जीवन में बदलाव लाने वाला कोई तो आएगा। इसी मनौली गांव में पवन कुमार ने एक किसान परिवार में जन्म लिया। खेतों से उनका रिश्ता यूं तो बचपन में ही बन गया था, लेकिन गांव के स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो पहले सोनीपत और फिर दिल्ली चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद पवन कुमार पुश्तैनी खेती शुरू की, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई उन्हें नई और आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही थी। साथी एक सारे पढ़े लिखे एक ग्रुप बनाया हमने, कुछ साथी अपने इकट्ठे हो गए और विचार विमर्श करने लगे एक नई खेती के बारे में, एक आधुनिक खेती के बारे में। और जब 92 का दौर था तो उस टाइम एक गांव में ट्रेंड चला हुआ था कि भी हर कोई अपने माँ बाप जो था अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों की जो शादियां थी वो एक नौकरी वाले को यहाँ करना चाहते थे, किसान के यहाँ कोई नहीं करना चाहता था। तो हम सब लोगों ने एक विचार किया कि कुछ ना कुछ एक ऐसा नया किया जाए जिससे लोगों का इंटरेस्ट खेती की तरफ आए, खेती की तरफ एक रुझान बने। अब बदलाव का समय था। पवन कुमार ने परंपरागत गेहूं और धान की फसलों की जगह सब्जियों की खेती करने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने खुद ही नहीं लिया, बल्कि उनके समूह के दूसरे किसान भी इस फैसले के समर्थन में आगे आए। खीरा, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों की खेती इस क्षेत्र में शुरू हुई। खेती एक खेती ना रहे, एक आधुनिक खेती हो, वो एक बिजनेस का रूप ले। तो हम सारे पढ़े लिखे साथी अपना एक इस तरह का विचार रखने लगे, सोचने लगे। उससे हमें एक नया रास्ता मिला। एक बार कामयाबी का सूत्र मिल जाने पर इंसान तेजी से आगे बढ़ने लगता है। पवन कुमार को भी सब्जियों की खेती रास आई। उन्हें लगने लगा कि इससे वो बड़ी तेजी से तरक्की कर सकते हैं। वो ये भी देख रहे थे कि स्थानीय किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करने लगे हैं।
लिहाजा सन 2000 में उन्होंने स्वीट कॉर्न और नई सब्जियों की खेती के नए नए तरीके सीखे। उस समय हमें कुछ और नई खेतियों के बारे में पता लगा और नई इंग्लिश वेजिटेबल्स के बारे में हमें पता लगा। तो धीरे धीरे हमने उनके सीड्स के बारे में और उनके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और 2000 के अंदर हमने स्वीट कॉर्न, ब्रोकली और दूसरा नई और कई तरह की सब्जियों की खेती करनी हमने शुरू कर दी। अब तो पवन कुमार को नई नई चीजें सीखने की मानो लत ही लग चुकी थी। ड्रिप इरिगेशन यानी टपका सिंचाई के बारे में उन्होंने सुना और उसे सीखने का फैसला भी कर लिया। हमें 2002 में एक कंपनी हमारे संपर्क में आई, इजरायली कंपनी थी नेटाफेम। ड्रिप इरिगेशन के बारे में उन्होंने हमें बताया, तो उन्होंने हमें जो है रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर हमें वो ले गए, हमारा विजिट कराया और हमने वहाँ जो ड्रिप के ऊपर वहाँ खेती देखी। वहाँ हमने देखा कि वो पथरी जमीन के अंदर पानी उनके पास नहीं है, उसके बावजूद वो बहुत अच्छी किसानी कर रहे हैं और हमारे जो साथी थे सारे इतने इंटरेस्टेड थे उसको कि हम इसमें क्यों ना हम इसको करें। तो हमने साहब ने एक दृढ़ संकल्प किया कि हम कुछ और नया करेंगे। फिर हमने सबने खेतों में ड्रिप लगवाई और हम सब्जी की खेती को जो है ड्रिप पे करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय किसान उनके साथ आते चले गए, वो आगे बढ़ते गए, नई नई तकनीकों और खेती की नई नई विधियों को सीखकर अपने खेतों में लागू करते रहे। जब उन्होंने पॉली हाउस के बारे में सुना तो उनके जहन में अपने यहाँ भी पॉली हाउस लगाने का सपना अंकुरित हुआ। लेकिन पवन कुमार ने एक सुलझे हुए किसान की तरह पहले अनेक राज्यों का दौरा किया, वहाँ के पॉली हाउस का अध्ययन किया। गुजरात, महाराष्ट्र और वहाँ पे जो लोग पॉली हाउस की खेती करते थे तो वहाँ का हमने कल्चर देखा, वो सारा कुछ हमने वहाँ देखा। वहाँ देखने के बाद हमारा इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के नाम से घरोंडा के अंदर एक सेंटर है हमारा, तो वहाँ हमने जो है वो ट्रेनिंग ली, काफी कुछ वहाँ सीखा। और तब ये फैसला किया कि वो मनौली गांव में भी पॉली हाउस लगाएंगे। उसके बाद हमने अपने आप करने लगे। जब हमने पहली बार अपने आप किया तो हमें काफ़ी कुछ जो हम इधर उधर हम सीख रहे थे, प्रैक्टिकल हमने नहीं किया था। तो जब हम अपने आप प्रैक्टिकल करने लगे तो उसमें काफ़ी छोटी मोटी काफ़ी परेशानियां हमें आई। उसमें जो हमने ये पॉली हाउस लगाए वो नेटाफेम कंपनी से लगवाए और उसने एग्रोनॉमी के वहाँ काफ़ी साथ दिया, बहुत कुछ उसने हमें सिखाया। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आए वो हमें काफ़ी फेस की उन्होंने और उससे जो है हमारी क्रॉप जो है धीरे धीरे बहुत अच्छी आगे चलने लगी। पवन कुमार को ये भी पता चला कि पॉली हाउस के लिए हरियाणा सरकार अनेक सहूलतें देती है, यहाँ तक कि ऋण की सुविधा भी मुहैया कराती है। वो इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन पवन कुमार के हौसलों के सामने सभी समस्याएं बौनी साबित हुईं। शुरू में हमने ये जो है 8 पॉली हाउस लगाए थे। 8 में हमने किसी में फूल किया, किसी में कैप्सिकम की, किसी में खीरा किया। अगली क्रॉप हमने जो है इसमें किसी ने टमाटर की ली, किसी ने दोबारा कैप्सिकम की ली। तो इस तरह हम जो है नई नई क्रॉप के साथ इसमें आगे बढ़ते रहे और आज हम काफ़ी सफलता की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ चुके हैं और हरियाणा के अंदर काफ़ी अग्रणी है और एक अच्छा नाम हमने अपने गांव का किया है और आज हमारा गांव पॉली हाउस के नाम से और स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। बेशक किसानों के पास अनंत संभावनाएं और संसाधन न हों, लेकिन इसके बावजूद अगर किसान चाहें तो खेतों में सोना पैदा कर सकते हैं। पवन कुमार ने अपने गांव में खेती के जरिए ही कामयाबी की जो मंजिलें तय की हैं, वो यही साबित करती हैं कि यदि किसान चाहे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। बस उसे जागरूक रहना होगा, नई तकनीक और नई विधियों के साथ तालमेल बैठाना होगा और साथ ही अपनों को बड़ा करना होगा। यदि किसान के सपने ही छोटे होंगे तो वो बड़ा काम कैसे कर पाएगा? पवन कुमार को इस बात की खुशी है कि उन्होंने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया।
तो ये थे हमारे सफल किसान पवन कुमार। एक और सफल किसान है जिनसे अभी मुलाकात करना बाकी है, उनसे भी मिलवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।